आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसटी कॉलेज के बारे में, जिसकी आपके सिलेबस में कविता है कुबला खान। तो कुबला खान के बारे में हम शुरू करेंगे, उससे पहले एसटी कॉलेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एसटी कॉलेज के बारे में। इनके पार्ट थे और रॉबर्ट साउदी और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ये भी एक लेक पार्ट थे, जिनका जन्म हुआ था अक्टूबर 1772 में एक विकर जॉन कॉलरिज के घर में। बड़ी रेस्पेक्ट थी इनके फादर की, और इनके फादर किंग्स स्कूल के हेडमास्टर भी थे। ये जो किंग्स स्कूल था ये एक फ्री ग्रामर स्कूल था जिसको बनवाया था हेनरी VIII ने, तो उसके हेडमास्टर थे इनके फादर। तो बचपन से ही कॉलरिज को पढ़ने का बहुत शौक था, खेलने कूदने के बजाय। इनकी उम्र 8 साल थी तो इनके फादर की डेथ हो गई। इसके बाद इनको क्राइस्ट हॉस्पिटल में भेजा गया पढ़ने के लिए। ये एक स्कूल था जिसको चैरिटी से चलाया जाता था, ये चैरिटी से चलने वाला स्कूल था। वहाँ इनकी एजुकेशन हुई, वहाँ इनका पोइट्री लिखने में इंटरेस्ट बढ़ा। और क्राइस्ट हॉस्पिटल में ही दोस्तों इनकी मुलाकात होती है चार्ल्स लैम्ब से। चार्ल्स लैम्ब के साथ में ये वर्जिल के वर्क्स को पढ़ने लगे, और इन्होंने भी दोस्तों अरेबियन नाइट्स को पढ़ा, और उस वर्क ने इन पर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ा। पिछली वीडियो में मैंने चार्ल्स डिकेंस वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि चार्ल्स डिकेंस पर भी अरेबियन नाइट्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, इन पर भी था। अब कभी कभी कॉलरिज अपने स्कूल में अकेले पढ़ जाते थे तो वो अपने बर्थ प्लेस को याद करते थे। फिर 1791 से 1794 के बीच में ये रहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब दोस्तों 1792 में इन्होंने स्लेव ट्रेड पर एक ओड लिख दी थी, तो उसके लिए, उस ओड के लिए ब्राउन मेडल मिला था इनको। अब इससे पहले क्या हुआ था, जब ये स्कूल में थे तो कुछ लड़कों से इनकी दोस्ती हो गई थी। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का था टॉम एवांस। ये अपने दोस्तों के साथ टॉम एवांस के घर पे गए। वहाँ पर टॉम की जो सिस्टर थी मैरी एवांस, उनसे पहली बार कॉलरिज को किसी लड़की से प्यार हुआ था। टॉम की सिस्टर मैरी से कॉलरिज की मुलाकात हुई, और अगले 5 सालों तक कॉलरिज ने पागलों की तरह मैरी को पसंद किया, लेकिन अपनी फीलिंग्स को मैरी के सामने कभी शेयर नहीं किया। 1795 में मैरी ने फ्रायर टॉड से शादी कर ली। उस वक्त कॉलरिज रॉबर्ट साउदी से मिल चुके थे दोस्तों। कॉलरिज ने मैरी इवांस के लिए एक पोएम भी लिखी थी 1794 में, जिसका नाम है द साय, और मैरी इवांस को डेडिकेट की है ये पोएम। उनका नाम भी मेंशन किया है इस पोएम में। और इन्होंने कुछ टाइम के लिए अपना नाम बदलकर साइलस टॉम्किन कॉम्बरबाश ऐसा कोई नाम रख लिया था। अब क्या रीज़न था नाम बदलने का ये तो पता नहीं। तो ये सारी तो बात थी इनके स्कूल की। जब ये कॉलेज में आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, तो ये जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज में थे, तो इनकी मुलाकात होती है रॉबर्ट साउदी से। तो रॉबर्ट साउदी के साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था द फॉल ऑफ रॉबस्पियर। इसको नोट कर लो, रॉबर्ट साउदी के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था इन्होंने। इसके बाद कॉलरिज और साउदी ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग अपनी एक यूटोपियन कम्युनिटी बनाएंगे जिसका नाम होगा पेंटिसोक्रेसी। इनके साथ इस प्रोजेक्ट में रॉबर्ट लॉवेल नाम के एक पार्ट भी शामिल थे। ये 3 जने तो थे ही, और इनके साथ में 3 बहनें थी। इन 3 बहनों के नाम थे सारा, एडिथ और मैरी। ये तीनों सिस्टर्स भी इनके साथ शामिल थी। इन लोगों का ये प्रोजेक्ट था कि ये एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां सारे के सारे रूल करेंगे और सारे के सारे बराबर होंगे। तो यूएस में इस्टेब्लिश करने की सोची इन्होंने ये, फिर बाद में वेल्स में इस्टेब्लिश करने की सोची ये सोसाइटी। लेकिन इन दोनों में से कोई भी लोकेशन डिसाइड नहीं कर पाए ये लोग, और ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। फेल तो हो गया, लेकिन इन तीनों सिस्टर्स में से सारा से तो शादी की कॉलरिज ने, एडिथ से शादी की साउदी ने, और मैरी से शादी की लॉवेल ने। तो ये तीनों जने आपस में ब्रदर इन लॉ बन गए। अब कॉलरिज ने सारा से शादी तो कर ली, लेकिन ये शादी सक्सेसफुल नहीं रही। मतलब अनहैप्पी मैरिज थी, शादी बेकार थी। इसके बाद ये अपनी वाइफ से नफरत करने लगे। 4 बच्चे होने के बाद कॉलरिज अपनी वाइफ से बिल्कुल अलग हो गए। आगे 1796 में कॉलरिज ने अपनी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स को पब्लिश करवाया, और उसका टाइटल दिया उस कलेक्शन का पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। पहले कॉलरिज ने भी ये कोलैबोरेशन में काम करने की शुरुआत की थी। तो ये जो कलेक्शन था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट, तो चार्ल्स लैम्ब का भी ये कोलैबोरेशन में वर्क था। उनकी भी कुछ पोएम्स थी इसमें। चार्ल्स लैम्ब को कॉलरिज के साथ रहते हुए पोइट्री का शौक लग गया था। उनको नहीं पता था कि वो ऐसे इसके लिए बने थे। 1796 में इन्होंने चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लॉयड, रॉबर्ट साउदी और खुद की कुछ सोनेट्स को प्राइवेटली प्रिंट करवाया। कोलैबोरेशन से शुरुआत की। इसके बाद में कॉलरिज का एक प्लान बना इसी बीच कि एक वीकली जर्नल शुरू करेंगे जिसका नाम होगा द वॉचमैन। एक जर्नल को शुरू किया इन्होंने। ये जर्नल आता था 8 दिन के अंदर, कि हम 8 दिन में एक बार पब्लिश करवाएंगे इसको,
क्योंकि ऐसा करने से ये लोग वीकली लगने वाले टैक्स से बच जाएंगे। अब 8-8 दिन करके 10 बार तो इस जर्नल को पब्लिश करवाया द वॉचमैन को इन्होंने, लेकिन 11वीं बार पब्लिश नहीं करवाया। तो ये थोड़ा कम टाइम के लिए चला तो ये फेल हो गया। फिर 1797 और 1798 में जो साल आए वो कॉलरिज की लाइफ के सबसे खूबसूरत साल रहे, क्योंकि इस वक्त 1795 में इनकी मुलाकात हो चुकी थी वर्ड्सवर्थ से और उनकी सिस्टर डॉरथी से। उस वक्त तक इन्होंने अपनी पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर और कुबला खान को कंपोज किया था और खुद ये क्लेम किया था कि ये पोएम मेरे अफीम के नशे का रिजल्ट है, जो मैंने दिन में सपना देखा था, लेकिन तभी बीच में कोई दुष्ट पर्सन फ्रॉम पारलॉक आया जिसको मैंने बुलाया भी नहीं था, और ये पोएम आधी रह गई लिखते लिखते, उसने मुझे इंटरप्ट कर दिया। और दोस्तों ये इवेंट व्लादिमीर नाबोकोव की एक नोवेल पढ़ाई थी ललिता मैंने, उसके अंदर भी उन्होंने डाला है। और इसी टाइम पर कॉलरिज ने अपनी पोएम्स फ्रॉस्ट एट मिडनाइट्स और द नाइटिंगेल जैसी पोएम्स को प्रोड्यूस किया था। 1798 में लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन, वर्ड्सवर्थ की भले ही इस कलेक्शन में ज़्यादा पोएम्स थी, लेकिन इस कलेक्शन का मैंने पहले भी बताया आपको असली स्टार कॉलरिज था, क्योंकि कॉलरिज ने भले ही कम पोएम्स दी थी लेकिन वो कम पोएम्स बहुत ही कमाल की थी। इस बीच कॉलरिज का जाना हुआ श्रॉपशायर, वहाँ पर इन्होंने एक लेक्चर दिया था। तो विलियम हैजलिट दोस्तों, जो वहाँ के यूनिटेरियन मिनिस्टर के बेटे थे, उस वक्त वो बहुत दूर से एसटी कॉलरिज को सुनने आए थे उनका लेक्चर। ये बात मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस के अंदर बताई है कि विलियम हैजलिट ने पहली बार जब कॉलरिज को सुना था तो उनको कैसा लगा था। फिर इसके बाद कॉलरिज विलियम हैजलिट के साथ गए, उनके फादर से मिले, फिर इनको कहीं से ऑफ़र आया और इन्होंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। और हैजलिट को बड़ा दुख हुआ कि कॉलरिज को अब जाना पड़ेगा। उनको लगा था कि कॉलरिज इनके नेबर बन जाएंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन कॉलरिज को जाना पड़ा। फिर 16 सितंबर 1798 को कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के साथ में जर्मनी गए और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में घूमे। वर्ड्सवर्थ तो लौट आए थे, लेकिन ये वहाँ पर घूम रहे थे। वहाँ पर योहान फ्रेडरिक और योहान गॉटफ्रिड इनके लेक्चर्स को सुना और तब कॉलरिज का जर्मन फिलोसफी की तरफ इंटरेस्ट पड़ा। स्पेशली ये ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म और क्रिटिकल फिलोसफी ऑफ इमैनुअल कैंट की तरफ इनका इंटरेस्ट बढ़ा। तो 18th सेंचुरी के एक ड्रामेटिस्ट गॉटहार्ड लेसिंग, उनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तरफ भी इनका इंटरेस्ट बढ़ा। वर्ड्सवर्थ तो जर्मनी से लौटकर वापस इंग्लैंड आ गए थे, लेकिन ये जर्मनी में ही थे। फिर जब ये इंग्लैंड लौटकर आए तो जर्मन क्लासिकल पार्ट्स को ये स्टडी करने लगे, पढ़ने लगे, ट्रांसलेट करने लगे। फिर 1799 में कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के साथ में थॉमस हचिंसन के फार्म पर बैठे हुए थे। तो उस वक्त वहाँ पर बैठे हुए कॉलरिज ने सारा हचिंसन के लिए एक बैलेड पोएम लव को लिखा। ये सारा हचिंसन कौन थी? ये मैरी हचिंसन की सिस्टर थी। मैरी हचिंसन कौन थी ये तो पता ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ थी। तो कॉलरिज को विलियम वर्ड्सवर्थ की वाइफ की बहन से प्यार हो गया था, तो उसके लिए उन्होंने डिजेक्शन एंड ओड नाम की पोएम भी लिखी थी और ये लव नाम की पोएम को भी लिखा था उन्होंने। ठीक है, ध्यान देना, इस पोएम से, लव पोएम से दोस्तों जॉन कीट्स बहुत इंस्पायर हुए थे और उनका जो बहुत ही फेमस वर्क है, कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ला बेल डेमसन्स मर्सी, उसको लिखने के लिए जॉन कीट्स को इस पोएम से इंस्पिरेशन मिली थी। अब इनका अफीम का नशा बढ़ता जा रहा था एसटी कॉलरिज का। इस बीच इन्होंने 1804 में सिसिली और माल्टा ट्रैवलिंग की, फिर 1806 में ये लौट आए, फिर 1807 और 1808 में फिर से ये माल्टा गए अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अब इस टाइम तक कॉलरिज अफीम का नशा कर करके फुल ब्राउन हो गए थे। इसी अफीम के नशे में अपनी वाइफ से अलग हुए थे 1808 में, और 1810 में वर्ड्सवर्थ से इनका झगड़ा भी हुआ था। फिर 1814 में डॉक्टर डैनियल के पास इनको जाना पड़ा। 1809 में इन्होंने फिर से अपना कोई न्यूज़पेपर शुरू करने की सोची और उसके साथ में एक जर्नल द फ्रेंड नाम का एक जर्नल शुरू करने की सोची, जो ठीक ठाक चला था, लेकिन इसमें भी कोई पैसे की प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह। और इस टाइम तक कॉलरिज ने 1810 और 1820 के बीच में शेक्सपियर पर लेक्चर्स देना शुरू किए, क्योंकि उनमें इनको इंटरेस्ट आ रहा था। इस चीज़ को करने से एज ए लिटरेरी क्रिटिक इनकी रेपुटेशन बढ़ने लगी। लेकिन फिर इनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बीच में आ गई। हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ये लेक्चर्स में डिले कर जाते थे, लेक्चर्स के लिए नोट्स तैयार नहीं कर पाते थे। मगर इन्होंने 2 जनवरी 1812 को एक लेक्चर दिया था हैमलेट पर, और दोस्तों ये सबसे बेस्ट लेक्चर था इनका।
हैमलेट को इतना अच्छा स्टडी कभी किसी ने नहीं किया था इनसे पहले। इनके स्टडी करने से पहले हैमलेट की बड़ी बुराई होती थी, उसको एक फेलियर माना जाता था, कम आंका जाता था। लेकिन कॉलरिज ने इस प्ले की रेपुटेशन को फिर से खड़ा किया। फिर 1814 से 1816 के बीच में ये विल्टशायर नाम की जगह पर रह रहे थे, वहाँ पर इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया पर काम किया। अब 1816 में इनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो एक फिजिशियन थे दोस्तों, नाम नोट कर लेना, जेम्स गिलमैन। उन्होंने इनको अफीम पर कंट्रोल दिलवाया और उनके साथ ही ये अपनी लाइफ के आखिरी सालों तक रहे। तो उस वक्त इनसे मिलने बहुत बड़े बड़े लोग आए, जैसे रैल्फ वाल्डो एमरसन। फिजिशियन जेम्स गिलमैन के घर में ही इन्होंने अपना वर्क बायोग्राफिया लिटरेरी कंप्लीट किया और इस वॉल्यूम में 23 चैप्टर्स थे, जिसमें कॉलरिज ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स को लिखा है और कुछ पोएम्स और भी लिखी थी इसके साथ में। लेकिन कुछ ऐसेज भी लिखे थे जो इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुए। और जो जो इनके फॉलोअर्स थे दोस्तों, ध्यान देना, जो जो इनके फॉलोअर्स थे इनके एंड के टाइम पर, वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े नाम थे। फिर इसके बाद जुलाई 1834 में कॉलरिज की डेथ हो गई। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 18 साल गिलमैन की फैमिली के साथ में गुजारे थे। कॉलरिज ने अपने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी पार्ट्स को इन्फ्लुएंस किया था। वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउदी को तो इनकी प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ती रहती थी। कई क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो इतने फेमस हुए थे उसमें कॉलरिज का भी बहुत बड़ा हाथ था और उनकी वर्क्स द प्रेल्यूड में तो कॉलरिज की ओरिजिनलिटी का बहुत इन्फ्लुएंस था। दोस्तों, कॉलरिज ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी बहुत काम किया है। आने वाले 20th सेंचुरी के बड़े बड़े क्रिटिक्स जैसे I.A. रिचर्ड्स पर आप इनका इन्फ्लुएंस देख सकते हो। और इनकी सबसे लंबी पोएम्स जो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर क्रिस्टेबल, इनमें गॉथिक एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इनके बेस्ट वर्क हैं। कुबला खान भी खैर लंबी हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। इनके अलावा 8 इनकी कन्वर्सेशन पोएम्स हैं। ये 8 के नाम हैं। इन पोएम्स के लिए दोस्तों ये कन्वर्सेशन पोएम्स वाली टर्म को ढूंढा था जॉर्ज मैकलीन हार्पर ने। मैं बात करूं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका वर्क जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये सबसे बड़ा वर्क है। 1817 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इसमें उन्होंने अपने बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस दिए हैं और एज एन ऑथर लिटरेचर पर इम्प्रेशंस को बताने की कोशिश की है, कुछ मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स को भी। तो इसी वजह से, इन मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स की वजह से T.S. एलियट भी कॉलरिज को ग्रेटेस्ट क्रिटिक मानते थे। वो बोलते थे कि कॉलरिज अपने कंटेम्प्रेरी किसी भी दूसरे पार्ट से ज़्यादा अच्छे से नेचुरल एबिलिटीज़ को दिखाने की काबिलियत रखते थे। इसके अलावा दोस्तों कॉलरिज ने एक प्ले भी लिखा है, एक ट्रेजेडी, जिसको ब्लैंक वर्ड्स में इन्होंने लिखा था, ऑसोरियो नाम था उस ट्रेजेडी का। लेकिन थिएटर ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 16 साल के बाद कॉलरिज ने इस प्ले का दूसरा नाम दिया, रिमॉर्ट्स नाम से, इसको परफॉर्म करवाया। तो ये क्रिटिकली और कॉमर्शियली दोनों तरीके से ये प्ले सक्सेसफुल था। फर्स्ट टाइम 1813 में इसको परफॉर्म किया गया था। इस वर्क में भी दोस्तों उन्होंने गॉथिक एलिमेंट्स को यूज़ किया है। अपने ज़्यादातर वर्क्स में ये गॉथिक एलिमेंट्स को यूज़ करते थे। तो मैरी शेले, जिन्होंने फ्रैंकेनस्टीन लिखी है दोस्तों, वो कॉलरिज